गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 और उसके दूसरे पाठ के बारे में। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाग और इसके लेखक हैं कमलेश्वर, जो कि एक प्रसिद्ध कहानीकार है। कमलेश्वर जी का जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कस्बे में हुआ। बचपन में ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैनपुरी में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद से हिंदी एमए पास किया। इसके बाद उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी कार्य किया और कुछ समय के लिए उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी अपना समय व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने दूरदर्शन धारावाहिक की कई पटकथाएं और संवाद भी लिखे और 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने के पश्चात उनका देहांत हो गया। प्रस्तुत पाठ में भारतीय नेताओं और सरकारी तंत्र और अधिकारियों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें भारत आजाद तो हो चुका था, परंतु अभी भी क्या है, मानसिक रूप से गुलाम है। कहने का भाव है, भारत अंग्रेजों से शारीरिक रूप से तो आजाद हो चुका था, पर मानसिक रूप से अभी भी क्या है, गुलाम है। तो आइए बच्चों, हम प्रस्तुत पाठ के बारे में जानें। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। सारे देश के अखबारों में इस शाही दौरे की ही खबरें छपी हुई थी। इतना ही नहीं, इंग्लैंड की अखबारों में भी यही खबरें छपी हुई थी कि महारानी एलिजाबेथ क्या करने वाली है, उन देशों का दौरा करने वाली है जिन देशों पे क्या किया था, हुकूमत की हुई थी ब्रिटिश ने। उन देशों का दौरा करने के लिए रानी एलिजाबेथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल आने वाली थी। तो ये सभी खबरें कहाँ छपी हुई थी, इंग्लैंड के अखबारों में भी और भारत की अखबारों में भी छपी हुई थी। पर इन्हीं खबरों के बीच जो रानी एलिजाबेथ का दर्जी था, वो बहुत परेशान था कि महारानी जब इंग्लैंड से भारत आएंगी या पाकिस्तान आएंगी या नेपाल का दौरा करेंगी तो वो क्या क्या पहनेंगी। और इससे पहले महारानी के सेक्रेटरी, जासूस, फोटोग्राफर, ये सब भी भारत में आ चुके थे। और तभी रानी के पहनावे के लिए हल्के नीले रंग का रेशमी सूट बनाया गया, जिसका खर्चा था 500 पौंड। तो ये सूट की खबर भी जो है वो अखबारों में छप चुकी थी। और इसके अलावा अखबारों में और क्या छपा था, जैसे महारानी के नौकरों के बारे में भी छपा था, उनके बावर्चियों के बारे में छपा था, उनके अंगरक्षकों के बारे में भी छपा था। और इतना ही नहीं, अखबारों में महारानी के कुत्तों की भी खबरें छपी हुई थी। तो महारानी के आने की तैयारी का भाव है कि शंख जो है वो इंग्लैंड में बजा था और उसकी आवाज कहाँ सुनाई दे रही थी, हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। कहने का भाव है कि हिंदुस्तान इतना प्रसन्न था महारानी के आने से कि ये जो खुशी की लहर है, ये इंग्लैंड को होनी चाहिए थी कि वो भारत जा रही है, पर नहीं, ये खुशी की लहर जो थी वो भारतीयों के बीच में थी। महारानी ने दिल्ली में आना था, तो दिल्ली को भी क्या, दिल्ली महारानी की जो शाही सवारी थी वो दिल्ली में पहुंचनी थी। तो इसलिए क्या किया गया कि दिल्ली में जो धूल मिट्टी से भरी सड़कें थी उनको साफ कराया गया, इमारतों को सजाया और संवारा गया। और दिल्ली को क्या है, बिल्कुल सुंदर और साफ सुथरा बना दिया गया। सारी तैयारियां महारानी जी के आने की चली हुई थी, पर बीच में एक मुख्य घटना घटी कि नई दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनी हुई है, उसकी नाक ही नई थी। और इस नाक के विषय में संबंधित कई भाषण हुए, कई मंत्रियों ने आपस में बैठकर बातचीत की, पक्ष और विपक्ष में क्या हुआ, बहुत ज्यादा उस बात को लेकर आलोचना होती रही। और जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार भी तैनात किए गए थे। पर क्या हुआ कि इंडिया गेट के सामने से ही जॉर्ज पंचम की नाक अचानक गायब हो गई थी।
और हथियारबंद पहरेदार तो अपनी जगह में तैनात ही थे, परंतु इसके बाद भी क्या हुआ, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक जो थी वो गायब हो चुकी थी। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक ना होना ये भी एक बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि अब महारानी देश में आ रही थी और उस मूर्ति की नाक ना हो तो ये भी एक परेशानी की वजह थी। देश की भलाई चाहने वालों ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में सभी इस बात पर सहमत हुए कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वे नाक ना लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। तो सभी ने सलाह मशवरा किया और तय किया कि किसी मूर्तिकार को बुलाया जाए और मूर्ति को नाक लगवा दी जाए। तो उस मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। फिर पुरातत्व विभाग से भी जानकारी मांगी गई, पर वहां इसके बारे में कुछ जानकारी थी ही नहीं। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वे देश के हर पहाड़ पर जाएगा, वैसा ही पत्थर ढूंढेगा जो इस मूर्ति पर लगाया हुआ है। फिर मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया और कुछ दिनों के बाद वो क्या हुआ, खाली ही हाथ वापस लौट आया, क्योंकि उसे कोई भी पत्थर नहीं मिला जो जॉर्ज पंचम की नाक से मिलता जुलता हो। फिर मूर्तिकार ने आते ही कह दिया कि ये जो पत्थर है ये वो हिंदुस्तान का नहीं है, बल्कि एक विदेशी पत्थर है। जब मूर्तिकार ने कहा कि इस मूर्ति का जो पत्थर है वो भारतीय नहीं है बल्कि एक विदेशी पत्थर है, तो सभी जो थे वो परेशानी में पड़ गए। मूर्तिकार ने एक और सुझाव दिया कि देश में अनेक नेताओं की मूर्तियां लगी हुई थी। यदि उनमें से एक की भी नाक उतार ली जाए और वही नाक जो है वह जॉर्ज पंचम को लगा दी जाए तो शायद कुछ कार्य हो सकता है। सभा में उपस्थित सभी ने आपस में सहमति की और आज्ञा दे दी कि आप नेताओं की नाक लगा सकते हैं, पर मूर्तिकार ने सबसे पहले एक शर्त रखी कि ये खबर जो है कानों कान अखबार वालों को पता नहीं लगनी चाहिए। फिर मूर्तिकार ने अपने देश का भ्रमण करना आरंभ कर दिया और जॉर्ज पंचम की जो खोई हुई नाक का नाप था वो मूर्तिकार के पास था। सबसे पहले उन्होंने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, महादेव देसाई, गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि अनेक मूर्तियों को भली भांति देखा और परखा। सभी के नाक की माप ली, पर सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। वे इस पर फिट ही नहीं बैठनी थी। इस बात से जो राजतंत्र अधिकारी थे उनमें खलबली मच गई। अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो रानी का स्वागत कैसे होगा। राजतंत्र अधिकारियों को परेशान देख मूर्तिकार ने एक नया सुझाव दिया, एक ऐसा सुझाव जिसका पता किसी को भी नहीं लगना चाहिए था, कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की एक जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। ये बात सुनकर राजतंत्र अधिकारी परेशान हुए, पर आपसी सहमति से ये सब करने की आज्ञा दे दी गई। अखबार में केवल इतना ही छपा कि नाक का मसला जो है वो हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति की नाक है वो लगने वाली है। नाक लगने से पहले उस मूर्ति के पास हथियारबंद पहरेदारों को तैनात कर दिया गया और मूर्ति के आसपास का जो तालाब जो सूखा था उसे साफ करवाया गया और उसमें ताजा पानी भरवाया गया, ताकि मूर्ति पर जो
नाक लगने वाली है वो सूख ना जाए। ये कितने अपमान की बात है बच्चों कि एक मूर्ति को जिंदा नाक लगा दी गई। और ऐसी विदेशी महिला की स्वागत के लिए जिनके पूर्वजों ने क्या किया, भारत को गुलाम बनाया और उस पर हुकूमत की और भारतीयों पर अत्याचार किए, और ऐसे शासकीय अधिकारियों का स्वागत करने के लिए भारतीयों की जिंदा नाक लगाने की योजना बनाई गई। और वे दिन आ ही गया जब अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम को क्या है, नाक लगा दी गई, जो बिल्कुल भी पत्थर जैसी नहीं लगती। और उस दिन अखबारों में बिल्कुल भी कोई और ताजा खबर नहीं छपी, ना ही जॉर्ज पंचम की मूर्ति का कोई ताजा चित्र उसमें छपा था। ऐसे लग रहा था मानो जैसे जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगने से सारे देशवासियों की नाक कट गई थी, किसी की नाक भी नहीं बची थी। जिन विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बना के रखा, उनकी नाक को बचाने के लिए और उनकी स्वागत के लिए हमने अपनी नाक कटवा दी। तो ये इस कहानी का पूरा सार था बच्चों, जो आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।